नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो फ्लैग है ये किस देश का फ्लैग है? जस्ट टेक ए गेस, राइट? एक अनुमान लगाइए। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट। आज 10th मई 2022 है और दिन है ट्यूसडे। और डिफरेंस, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया ओमान के बारे में, और आपको पता चल गया होगा कि ये जो फ्लैग है वो ओमान का फ्लैग है। विल टॉक अबाउट ओमान इन डिटेल। वीपीएन सर्विस, रेरा, एयर ट्रैफिक एंड टेस्ला, ये हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज फाइनेंशियल न्यूज आर कंसर्न। तो ये ओमान का फ्लैग है। ओमान को लोकेट कर लेते हैं तो दिस इज भारत, दिस इज अरेबियन सी, और ये रहा ओमान देश। अगर जूम करके देखें या फिर डेडिकेटेड ओमान का मैप अगर हम देखें तो वी कैन सी अरेबियन सी हियर, फिर गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ आपको उस किनारे पर मिलेगा ईरान, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैं, यहाँ पर पर्शियन गल्फ हैं, यूएई के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरेबिया के साथ लैंड बाउंड्री एंड यमन के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला ये देश है ओमान। मस्कत इसका कैपिटल है। और जो जूम करके मैं आपको दिखा दूं तो यू कैन सी दिस लाइन हियर, सबसे ऊपर दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और वहां पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो है वो भी ओमान का है, एज यू कैन सी, राइट? सो दैट्स इनफ एज फार एज जियोग्राफी ऑफ ओमान इज कंसर्न्ड। अब बात करते हैं भारत और ओमान के बारे में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड ओमान विल होल्ड ए मीटिंग हियर ऑन वेंसडे टू डिस्कस वेज टू फर्दर बूस्ट इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। वेंसडे यानी कि कल भारत और ओमान के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एक मीटिंग होगी, एंड ये मीटिंग इकोनॉमिक टाइप्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं काइस बिन मोहम्मद अल यूसेफ, वो भारत की यात्रा पर हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक हाई लेवल मल्टी सेक्टोरल डेलीगेशन 10th से 14th में वो भारत की यात्रा पर रहेंगे। और ये जो 48 मेंबर वाला डेलीगेशन है इसमें आपको सीनियर ऑफिशियल्स तो मिलेंगे ही, इसी के साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग, टूरिज्म, एनर्जी, शिपिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस डेलीगेशन का पार्ट हैं। 11th मई को इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट कमीशन मीटिंग का 10th सेशन होगा। इस मीटिंग को को चेयर करेंगे दोनों देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स। और दोनों देशों में व्यापार की बात करें तो 2021-2022 में 82% उछाल हमें बायलैटरल ट्रेड में देखने को मिला। इट हैज क्लॉक्ड $9.94 बिलियन। 12th मई को इंडिया ओमान जॉइंट बिजनेस काउंसिल की मीटिंग होगी, और फिर बिजनेस टू बिजनेस इवेंट्स होंगे, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस होंगे, इन्वेस्टर मीटिंग्स होगी। और भारत जो चीज़ें ओमान को एक्सपोर्ट करता है तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं: मिनरल फ्यूल्स, यू कैन सी टेक्सटाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल्स, आयरन और आयरन एंड स्टील, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, राइस, मीट प्रोडक्ट्स एंड सी फूड। और जो चीज़ें हम ओमान से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें है यूरिया, एलएनजी, पॉलीप्रोपोलीन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, डेट्स यानी कि खजूर, और क्रोमाइट और, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, जियो सावन, गाना, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। यू कैन शेयर इट विथ ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी, जीपीएससी, बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी की प्रिपरेशन करें, उनके लिए तो ये इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं ही। इसी के साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नई चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो क्यूरियस हैं, तो उन लोगों के साथ भी आप इस सीरीज को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ दिस सीरीज। और देखिए, यहाँ पर मैं खास करके उन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, उन व्यूअर्स को एड्रेस कर रहा हूँ जो सीरीज को देखते हैं लेकिन दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। बहुत कम लोग शेयरिंग करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, क्योंकि नए लोग इसके साथ जुड़ेंगे नहीं तो फिर चैनल का ग्रोथ नहीं होगा, सीरीज का ग्रोथ नहीं होगा।
और किसी भी चीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए उसका ग्रोथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर। ये आपका ही लेक्चर है, राइट? यू आर पार्ट ऑफ दिस टीम, तो फील फ्री टू शेयर इट। जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहें, PDF शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री। लेक्चर की लिंक, स्क्रीनशॉट्स शेयर करना चाहते हैं, डू इट, बट शेयर इट विद अदर पीपल। VPN सर्विसेज, VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। अब हमारे देश में VPNs जो हैं वो डिस्ट्रप्शंस फेस कर सकते हैं। बड़े नाम कुछ हैं, सर्फशार्क और नोड VPN। उनका कहना यह है कि भारत सरकार ने जो नए सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स दिए हैं प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, तो इनको फॉलो करना उनके लिए नियरली इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे देश में 270 मिलियन लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेस कंपनी नेटवर्क्स, रिमेन एनोनिमियस, access geo-restricted content, stay safe on public Wi-Fi networks, get around internet restrictions among other things। तो कि इतने सारे अलग अलग रीजंस है कि लोग जो है वो VPN का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे देश की टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी है? अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो रिमेंबर, इट इज CERTIN। NCERT लिख कर मत आ जाना, राइट? इट इज CERTIN। इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, राइट? हमारे देश की टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहा है कि ये जो डायरेक्टिव है, ये जो आदेश है, ये जून से, एंड ऑफ द जून यानी कि जुलाई से ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और उसमें ये है कि जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यूजर का पर्सनल डेटा स्टोर करके रखना है, मेंटेन रखना है, और 5 सालों का या फिर उससे लंबे वक्त का डेटा जो है गवर्नमेंट मांगे तब आपको प्रोवाइड करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर प्यूनिटिव एक्शंस ली जा सकती हैं। और सरकार का कहना यह है कि VPN का इस्तेमाल जो है वो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए किया जाता है, इलीगल चीज़ों के लिए किया जाता है, नो डाउट अबाउट इट। तो इसको कंट्रोल करना जो है वो सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, जो होम अफेयर्स की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो उसने भी कहा था कि VPN शुड बी बैंड लास्ट ईयर। ये एक थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने ये एक डिसीजन जो है वो लिया था। तो डेफिनेटली VPN प्रोवाइडर्स को जो है भारत की सिक्योरिटी और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। और भारत को भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस बार। इस डेटा की जो लेंथ है कि 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का डेटा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा ये VPN प्रोवाइडर्स का। तो कुछ मिडल ग्राउंड लाने की ज़रूरत है, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन एंड आवर इंडिविजुअल्स। तो उसमें किसी भी प्रकार की आई एम श्योर कोई ऐसी छूट जो है वो भारत नहीं देगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ कर सकता है जिससे कंपनी का थोड़ा खर्च जो है वो थोड़ा कम हो जाए। बट लेट्स होप के इसमें अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है देन विल टॉक अबाउट इट। क्योंकि रिमेंबर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे 270 मिलियन को अफेक्ट करने वाली बात है। रेरा के बारे में बात करेंगे। रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि होम बायर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। हमारे देश में एक लंबे समय से एक इश्यू चल रहा था कि जो होम बायर्स हैं, राइट, एक कस्टमर जो है वो क्या है कि एक तो रेंट पर उसका मकान है या फिर उसका फ्लैट है, तो जो भी अर्निंग है उससे वो रेंट पे कर रहा है, ऊपर से उसने ली है एक लोन, और लोन लेकर उसने एक जो बिल्डिंग बन रही है तो उसमें एक फ्लैट बुक करवाया अपने लिए, राइट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब लेट्स से 20,000 रुपये वो हर महीने लोन का भी पे कर रहा है और 15,000 रुपये जो है वो हर महीने रेंट भी दे रहा है। तो 35,000 रुपीज़ जो है वो तो सिर्फ इसके कहाँ पर चले गए, इन दोनों चीज़ों में, एक तो रेंट के लिए और एक तो फ्लैट के इंस्टॉलमेंट में। ऐसे समय में जब ऐसा हो कि जो फ्लैट उसको 2 साल के अंदर मिलने वाला था वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और 3 साल 4 साल तक वो चीज़ चलती जाती है, तो उसका रेंट तो चलता ही जाएगा, मीन्स वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा, वो बढ़ता भी जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि कैसी खराब सिचुएशन हो सकती है किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की। तो रेरा को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इंडिया हैज डिसाइडेड टू असेस द रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स इश्यूड बाय वेरियस चैप्टर्स ऑफ द रेरा। अब हमारे देश में रेरा अथॉरिटी ने जो आदेश दिए हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। और इस कमेटी में होम बायर्स होंगे, रियल्टी डेवलपर्स होंगे, और वो एग्जामिन करेंगे अलग अलग रेरा के ऑर्डर्स को और देखेंगे कि
स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटीज ने जो ऑर्डर्स दिए हैं तो उनको उनका पालन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है. द गवर्नमेंट में ऑल्सो सीक स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड देयर इनपुट्स इन दिस मैटर with an objective of making RERA more effective and offering an impactful recourse mechanism to home buyers. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकारों को भी कह सकती है कि आप भी अपने इनपुट्स दीजिए, सजेशंस दीजिए ताकि रेरा को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके. द डिसीजन टू दिस इफेक्ट वाज टेकन इन द रीसेंट मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल. ये सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग हुई इसमें यह डिसाइड किया गया कि एक कमेटी जो है वो हमें बनाने की ज़रूरत है. और कई बार रेरा अथॉरिटीज़ ने जो आदेश दिए हैं कॉम्पनसेशन के और इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट टू होम बायर्स के, तो इनको फॉलो नहीं किया गया है. और जो मैंने आपको कैच 22 वाली सिचुएशन स्टार्टिंग में बताई कि ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, रेंट पर भी नहीं जी सकते और आपको मकान भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक होम बायर है वो फंस जाता था. तो रेरा थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आया, लेकिन इसका अभी भी इतना ज़्यादा पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है. हाउसिंग मिनिस्टर ने खुद बताया कि ऐसी कमेटी हमें बनानी चाहिए ताकि रेरा के ऑर्डर्स को और ज़्यादा हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके. वैसे कॉम्पनसेशन और इंटरेस्ट की बात करें तो रेरा अथॉरिटी का आदेश जो है वो जिस दिन इसने आदेश दिया है उसके 45 डेज में इसको इम्प्लीमेंट कर देना है, आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देना. लेकिन ये ग्रास रूट रियलिटी पर इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसका नहीं, और आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं. एयर ट्रैफिक की बात करें तो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर का जो ट्रैफिक है तो ये इसका ग्रोथ हुआ है, 83% ग्रोथ हुआ है, विच इज़ वेरी ब्रिलियंट. और अप्रैल महीने की बात करें तो प्री कोविड लेवल का जो प्री कोविड के पहले जो आंकड़ा था, तो अप्रैल 2019 में 11 मिलियन पैसेंजर्स ने उड़ान ली. और देखिए अप्रैल 2022 में आप देखिए कि 10.5 मिलियन, राइट. तो 11 मिलियन से सिर्फ 0.5 मिलियन कम है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, राइट. इसका मतलब यह है कि एयर ट्रैफिक जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स लोग ट्रैवल करने लगे हैं, चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगी हैं. इंटरनेशनल पैसेंजर्स की बात करें तो प्री पेंडेमिक नंबर्स से भी ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया, 1.85 मिलियन लोगों ने ट्रैवलिंग किया. और प्री पेंडेमिक इट वाज 1.83 मिलियन. एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल हैं एरोप्लेन में जो फ्यूल डाला जाता है, जो हम कहते हैं एरोप्लेन का पेट्रोल नॉर्मली, तो ये मीन्स वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल थोड़ा अलग रहता है. बट एनीवे ये एटीएफ की प्राइस जो है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर. और ये सबसे बड़ा एक थ्रेट है एयरलाइन और इस इंडस्ट्री के रिकवरी को लेकर, क्योंकि टिकट की प्राइस अगर बढ़ती जाएगी तो लोग फिर एयर ट्रैवल पसंद कम करेंगे और इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली एयर इंडस्ट्री पर, एविएशन सेक्टर पर हो सकती है. अप्रैल 2022 में पर डे लगभग आप पकड़ लीजिए 2726 डिपार्चर्स हुए. पहले ये 2000 थे और मार्च 2022 में इट वाज 2588, तो इससे ज़्यादा हैं ये. और ये लास्ट ईयर अप्रैल का आंकड़ा है तो उससे भी ज़्यादा है, तो दैट्स ए गुड साइन अकॉर्डिंग टू हिम. यानी कि जो ICRA के वाइस प्रेसिडेंट है सुप्रियो बनर्जी, तो वो कहते हैं द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ ऑफ अप्रैल वाज एट 128 अगेंस्ट दैट ऑफ 133 पैसेंजर्स पर फ्लाइट इन मार्च 2022. और यहाँ पर थोड़ा जो ड्रॉप है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइसेस ऑफ टिकट, बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ एविएशन फ्यूल. टेस्ला शंघाई प्लांट, यूएसए की ऑटोमेकर यानी कि ये जो टेस्ला है उसने ये सोचा है कि वो अपना प्रोडक्शन शंघाई का जो प्लांट है उसमें थोड़े समय के लिए बंद कर दे रहा है. और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन इज कि टेस्ला जो है वो प्री लॉकडाउन लेवल का आउटपुट जो है वो अचीव करना चाहता था, लेकिन शंघाई में विनो के लॉकडाउन चल रहा है, कोविड के केसेस भी वहाँ पर ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन जो है वो कर पाना नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है, क्योंकि आपको जो लोग आपकी फैक्ट्री में हैं तो आपको उनको क्लोज्ड लूप में रखना है, आप उनको बाहर नहीं जाने दे सकते, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करनी है. तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बाहर लॉकडाउन है और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ऑफिस तक नहीं पहुँच सकते बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड थिंग्स, तो इसकी वजह से शंघाई का ये प्लांट जो है वो थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ रहा है टेस्ला को. एंड द रीज़न वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, क्योंकि एक दो दिन पहले ही हमने बात की थी कि टेस्ला जो है वो शायद भारत पर अब फोकस नहीं करेगा. वो हमने देखा कि कैसे एशिया पैसिफिक पर वो फोकस करेगा, क्योंकि भारत में जो कार वो बना रहे हैं बनाकर फिर यहाँ पर भेजेंगे तो इसकी
इसकी ड्यूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, इजंट इट, कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है. तो हमारे नितिन गडकरी साहब क्या करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि टेस्ला जो है वो अपना प्रोडक्शन हमारे देश में करे. मीन्स भारत के लिए वो कार बना रहे तो चाइना से नहीं या फिर अमेरिका से नहीं, वो भारत में ही वो कार्स को बनाए और यहाँ पर बेचें. तो ड्यूटीज जो है वो कम होगी. वरना फिर आप इंपोर्ट करने की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. तो भारत में टेस्ला जो है वो नहीं आ पाएगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहाँ पर हमारे देश में भी एक फैक्ट्री जो है वो टेस्ला खोल सकती है. इसके बारे में सोच सकती है और इसके ऊपर एक एक्शन भी ले सकती है. सो दैट्स, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर, राइट, वन मोर थिंग. हाल ही में जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं पूनावाला साहब, तो पूनावाला साहब ने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में इलॉन मस्क को ये कहा है कि अगर आप टेस्ला का प्रोडक्शन भारत में करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है. मीन्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा डिसीजन ये होगा. तो आप बिल्कुल ही नहीं पछताएंगे अगर आप ये डिसीजन लेंगे. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को शेयर करें, राइट, शेयर इट विथ एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.